अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा नया लेक्चर आ गया है जो कि है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर पर। ठीक, ये थ्योरी जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ओके, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने ईयर 1864 में इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था। ठीक है ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी, हम उनको बता देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी रेडिएशन या कोई भी एनर्जी किसी सोर्स से एमिट होती है। ठीक है ना, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉन्टिन्यूअस, फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉन्टिन्यूअस होती है। मतलब जैसे मान ली कोई ऑब्जेक्ट से एनर्जी निकल रही है, तो वो ये है, जैसे ये कोई मान ली कोई सोर्स है, ये सपोज के लिए सन ही है एक तरह से, तो इसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो कॉन्टिन्यूअस होगी, मतलब एक सीधे सीधे निकलती रहती है लगातार। ठीक है ना, जैसे बल्ब जलता है तो बल्ब से लगातार लाइट आती रहती है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस होना। ठीक है, किस फॉर्म में निकलती है? इन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन निकलती है। ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म, ये मतलब ये जो चीज़ें निकल रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या? रेडिएशन। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और इसी एनर्जी को नाम दे दिया गया है रेडिएंट एनर्जी। ठीक है ना, मतलब एनर्जी निकली है रेडिएशन के फॉर्म में, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडिएंट एनर्जी। तो इनका कहना ये था कि किसी भी सोर्स से अगर रेडिएशन निकल रहा हो तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में निकलता है, और उसको हम लोग, उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, उन्होंने दूसरी बात ये कही थी कि जो भी एनर्जी निकलती है या जो भी रेडिएशन निकलता है वो कंसिस्ट करता है दो चीज़ों पर। ठीक है ना, रेडिएशन जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ऑफ टू थिंग्स। क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों के कंसिस्ट करते हैं, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम इनका एक ग्राफ देखें, ठीक है, तो अगर हम इसका एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो एरो दिखा रहा है ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन इस डायरेक्शन में चल रही है, तो एक जो कंपोनेंट होगा आपका, वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अगर ऐसे है कुछ इस तरह से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब अगर हम इसको इस तरफ से अगर आप देखें, इसको अगर आप इस तरफ से इसको ऑब्जर्व करें तो हमको कुछ ऐसे प्लस जैसा दिखाई देगा। मतलब जो सीधे सीधे आ रही होगा कंपोनेंट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, और ये जो ऐसे ऐसे आ रही होगी ये हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है, और इस तरफ को बाहर की तरफ, मतलब आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर की तरफ अगर वेव्स आ रही हो तो कुछ इस तरह का ग्राफ भी प्लॉट होता है। ठीक है, मतलब अगर हम इसके बीच में जैसे जनरल बात करें तो ये सपोज करिए ये एंगल हमने प्लॉट किया, तो ये जो एंगल आपको मिलेगा ये 90 डिग्री का मिलता है। ठीक है, ऐसे ही हर उसके साथ होता है, ये जो एंगल मिलता है इसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, मतलब आपस में बिल्कुल भी परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि ये जो रेडिएशन चलता है, ये जो रेडिएशन चलता है इसकी जो वेलोसिटी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, जो इसके जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये इक्वल टू द क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब जिस स्पीड से लाइट चलती है उसी स्पीड से ये भी चलती है। ठीक है ना, जिस स्पीड से लाइट चलेगी उसी स्पीड से क्या होता है? रेडिएशन भी चलता है। इसीलिए इन सब कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों बातें बोली जाती हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है। ठीक है ना, किस बेसिस पे? इन्हीं तीनों कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। मतलब एनर्जी जहाँ से निकल रही होगी वो कंटिन्यूअस सोर्स होगा, मतलब वहाँ से कंटिन्यूअसली निकल रही होगी रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में। दूसरा जो रेडिएशन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन होते हैं। मतलब जिस तरफ
आपका रेडिएशन चल रहा होगा उसकी तरफ उसके क्या होंगे, उसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात, जो उसकी जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि नियरली इक्वल है किसके, नियरली इक्वल है हमारे वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, अब यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको समझनी पड़ेंगी वेव्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये कोई वेव चल रही है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इसको थोड़ा सा और सही से बनाते हैं ताकि समझने में आसान हो, कुछ इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, ये एक वेव चल रही है। ठीक, जो ये जो एबव पार्ट है ये और ये जो मतलब ऊपर उभरा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और ये जो डाउनवर्ड मूव किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रो। ठीक है ना, क्रेस्ट का मतलब एबव और ट्रो का मतलब नीचे गड्ढे में। ठीक है, और यहाँ से ये जो लाइन है ये मतलब ये ज़ीरो वैल्यू होती है, इसके ऊपर ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। अब ये भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी आप ऐसे जोड़िए तो ये भी एम्पलीट्यूड निकलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर दो ट्रो और दो सक्सेसफुल क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, यहाँ से यहाँ तक। इस लैम्डा को बोला जाता है वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, इस लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, तो जो लैम्डा है वो सक्सेसफुल क्रेस्ट और सक्सेसफुल ट्रो के बीच का डिस्टेंस होता है, ये वेवलेंथ होती है। इसको हम लोग मेजर करते हैं कुछ छोटी छोटी यूनिट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो अगर हम एंगस्ट्रॉम को कंपेयर करें सेंटीमीटर से तो हमको आंसर मिलेगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या तो 10⁻−10 मीटर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हमको याद करने पड़ेंगे इसलिए कि कभी कभी कैलकुलेशन में आता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के साथ साथ एक और यूनिट इस्तेमाल होती है नैनोमीटर, जो कि इक्वल होती है 10⁻⁹ मीटर के। ठीक, कुछ केसेस में पीकोमीटर भी इस्तेमाल होता है, 1 pm। इसको हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पीकोमीटर। ओके, पीकोमीटर ये बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। ठीक, तो ये सब हमको यूनिट कैलकुलेशन में काम आएगी क्योंकि हमको वेव्स के में रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने होते हैं तो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर वेवलेंथ को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसकी डेफिनीशन लिख सकते हैं। तो अगर हम वेवलेंथ को डिफाइन करें तो हमको क्या मिलता है कि वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से हुआ, तो ये हमारा क्रेस्ट है, ये हमारा क्रेस्ट है, इन्हीं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच की जो दोनों डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक, इसके बाद एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर डिफाइन किया जाए तो होगा कि एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का बेसिकली मतलब कि 1 सेकेंड में एक पॉइंट से, जैसे सपोज करिए कोई वेव ऐसे चलती हुई जा रही है, सपोज करिए ऐसे ऐसे कोई वेव चलती हुई जा रही, हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिए, ये इसको मान लेते हैं एक पी पॉइंट। ठीक है, यहाँ से 1 सेकेंड टाइम में कितनी वेव्स क्रॉस होंगी, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से। ठीक है, न्यू बनाया जाता है इस तरह से। ठीक, इसको जो मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो एक्सप्रेस किया जाता है इसको हर्ट्ज के फॉर्म में। ठीक है ना, हर्ट्ज या HZ बोलते हैं, हेनरिक हर्ट्ज साइंटिस्ट थे उनके नाम पे, या कभी कभी इसको साइकिल्स पर सेकंड के फॉर्म में भी, या फिर सेकंड इनवर्स के फॉर्म में, मतलब इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब इसकी यूनिट्स लिखी जाती है। ठीक है, पर सेकंड या हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हुए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। ठीक, वेवलेंथ का मतलब 2 सक्सेसफुल क्रेस्ट या 2 सक्सेसफुल ट्रो के बीच का डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स जा रही हों, उनको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक,
अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा हर्ट्ज के फॉर्म में, साइकिल्स के फॉर्म में, या पर सेकंड के फॉर्म में, सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं, या पर सेकंड के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी, ठीक। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जो वेव है वो कितना दूर ट्रेवल कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में या मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि हमारे वेवलेंथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट में, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 पॉइंट से 1 सेकेंड में कितना चली, और वेलोसिटी का मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेव 1 सेकेंड में, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एम्पलीट्यूड। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली जो है, एम्पलीट्यूड जो होता है ये हाइट या डेप्थ ऑफ क्रेस्ट और ट्रो बताता है। मतलब कितना हाइट तक क्रेस्ट उठा, हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रो बताता है, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ ट्रो। जैसे अगर हम वेव को यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा क्रेस्ट हो गया, ये हमारा ट्रो हो गया, तो ये जो होती है हाइट ऑफ द क्रेस्ट होगी, ये डेप्थ ऑफ द ट्रो होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करता है क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम्पलीट्यूड को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। किसी किसी बुक्स में कैपिटल ए भी रहता है, तो भी फिलहाल स्मॉल ए ही से हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो स्मॉल ए से, और ये इसकी जो यूनिट होती है ये लेंथ की यूनिट होती है, मतलब सेंटीमीटर हो सकता हो, मीटर हो, ठीक है, या किसी भी मतलब जो लेंथ की यूनिट होगी उसी में हम लोग कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ये डिस्टेंस ही तो है, हाइट और डेप्थ तो हमेशा डिस्टेंस के ही अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है वो है वेव नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? देखिए, वेव नंबर जो होता है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। इन 1 सेंटीमीटर लेंथ में, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव प्रेजेंट होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है न्यू बार से, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करता है? न्यू बार से, ठीक। और मैथमेटिकली देखा गया है कि जो वेव नंबर होता है वो इक्वल होता है इनवर्स ऑफ लैम्डा के, यानी वेवलेंथ के इनवर्स होता है, ठीक है। जो भी वेवलेंथ आएगी उसका इनवर्स होता है वेव नंबर। ये मैथमेटिकली ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस में? जैसे अब हम उसका यूनिट निकालना चाहें तो देखिए, लैम्डा सेंटीमीटर में किया जाता था, तो जो वेव नंबर का होगा वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। बेसिकली 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होंगी ये हमको कौन काउंट करके देगा? काउंट करके देगा, ये वेव नंबर काउंट करके देगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये था हमारे वेव्स की कुछ 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हमको समझना है, जिसको ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड रिलेशन है, जिसको हम यहाँ पे अलग से मेंशन भी कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड न्यू, मतलब वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें लैम्डा को फ्रीक्वेंसी से, मतलब वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एंड न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होगा किसके? वेलोसिटी ऑफ वेव के, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव के, वेलोसिटी ऑफ वेव सी से डिनोट की जाती है। तो हम क्या मिलेगा हमको रिलेशन कि न्यू मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू सी, या हम इसी को बहुत फेमस रिलेशन है सी इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ये भी रिलेशन लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ये भी होता है, ठीक है। तो दोनों को हम कर सकते हैं। वैसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि प्रोडक्ट
किसी भी वेव की वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमको वो किसके बराबर मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव के बराबर मिलेगा। क्लियर है बात? तो ये हमारा है लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के रिकॉर्डिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसीलिए हमने उसको सेपरेट लेक्चर में रख दिया है ताकि हम इजीली उसके ऊपर डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू।